गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं आर्थिक मंदी को। और आर्थिक मंदी के मीनिंग की हमने बात कर ली थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आर्थिक मंदी के कारण। आर्थिक मंदी के कारणों की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आर्थिक मंदी के घटना के घटित होने के क्या कारण रहे। हालांकि एकदम से तो ये घटित नहीं हुई थी। जैसे ही 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इस विश्व युद्ध ने बहुत ही ज्यादा हताहत मचाया था, जन धन की हानि हुई थी। उसके बाद विभिन्न देशों में विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था यूरोप में शुरू हो गई थी। तो इन सब के बावजूद भी कैसे जो है 1929 में आर्थिक मंदी की स्थिति आई, इन सब कारणों की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में घटित होने वाली विश्व की एक महान घटना मानी जाती है, जिसमें 1918 में विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो व्यवस्था यूरोपीय समाज में या विश्व में पैदा हुई, उसने आर्थिक मंदी की ओर विश्व को अग्रसर कर दिया। क्यों हुआ ये कि जब विश्व युद्ध हो रहा था, बहुत ज्यादा सैनिकों की भर्ती की गई और युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया। बहुत बड़े बड़े कारखानों में भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्रों को बनाया गया, उत्पादन सामग्री के भंडार बनाए गए। जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पे उन चीजों की बड़ी मांग थी और ऊंचे दाम देकर भी वो विभिन्न देश खरीद रहे थे अपने ही कारखानों से। तो इस तरह से एक तेजी का दौर था, जिसमें कम श्रमिकों को बहुत ज्यादा माल बनाना था, तो श्रमिकों को पे भी अच्छी मिलती थी। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अस्त्र शस्त्रों का या उस सामग्री का क्या करना है जो युद्ध में काम आते हैं, युद्ध तो बंद हो गया। तो अब एक स्थिरता का दौर आ गया, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था शुरू हुई। तो वो जो उत्पादन हो रहा था वो उसी दर से होता रहा, तो उससे उत्पादन के भंडार बहुत ज्यादा हो गए। फिर धीरे धीरे करके जब वो भंडार हो गए, तो वो कौन खरीदने वाला था? लोगों को खरीदने के पास पैसा भी नहीं था, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई, उनको जरूरत नहीं थी मेनली। तो जब जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेंगे? वो जो माल बनाया गया था तो वो ऐसे ही सड़ने लगा, और इस तरह से क्रय शक्ति में कमी आई, मजदूरों की संख्या में कमी आई, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे करके प्रथम महायुद्ध की इस स्थिति ने आर्थिक मंदी की स्थिति को घटित होने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला हम बात करते हैं व्यापार चक्र का प्रभाव। व्यापार चक्र होता है स्टूडेंट्स, जिसमें व्यापार संतुलन की बात हम करते हैं, व्यापार अनुकूलन या व्यापार प्रतिकूलन की हम बात करते हैं। हालांकि ये अर्थशास्त्र के टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं आर्थिक मंदी के इतिहास को, तो उसमें हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो व्यापार चक्र का प्रभाव। व्यापार चक्र किसी भी देश में व्यापार का तेज होना या उसकी गति का मंद होना, कि व्यापार तेज चल रहा है, व्यापार की गति तेज है या मंदी है। मंदी कैसे पता चलेगा हमें? कि जब किसी भी देश के व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो तो मंदी की स्थिति मानी जाती है, जब अनुकूल हो तो वो तेजी की स्थिति मानी जाती है। प्रतिकूल कैसे होगा? जिसमें हमारे जो आयात हैं, आयात हमारे बढ़ जाएंगे और निर्यात कम हो जाएंगे, तो वो होगी व्यापार संतुलन की प्रतिकूल व्यवस्था, जिसमें हमारे निर्यात तो ज्यादा है, यानी कि हम विभिन्न देशों से चीजें मंगवा ज्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन की है, मंदी की स्थिति है। और ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने देश से चीजों का निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, बाहर वस्तुएं ज्यादा भेज रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, तो वो अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति है। तो यहाँ पे एक मंदी या तेजी की स्थिति को उसी के साथ जोड़ करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी देश में आंतरिक व्यापार या बाह्य व्यापार होता है। बाह्य व्यापार
को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नापते हैं और आंतरिक व्यापार को किसी भी देश की राज्य की सीमाओं के अंदर के व्यापार के रूप में हम नापते हैं। तो यहाँ पे व्यापार चक्र का भी काफी प्रभाव रहा। पहले तेजी थी, पूंजीपति देशों में व्यापार संतुलन में तेजी की स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो मंदी की स्थिति में तब्दील हो गया। मंदी की स्थिति में तब्दील इसीलिए हुआ था क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, क्रय शक्ति कम हो गई थी, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी, श्रमिकों की आय कम हो गई थी, कृषकों की आय कम हो गई थी। तो इस सबसे एक मंदी का दौर शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र का भी प्रभाव रहा। आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना, आर्थिक राष्ट्रीयता में संपूर्ण विश्व में 1929 से 1932 तक जो एक भावना पैदा हुई वो थी आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना, एक संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना, जिसमें प्रत्येक देश ये सोच रहा था कि वो बाहरी किसी देश से कुछ भी चीजों का आयात न करे, केवल अपने ही देश की वस्तुओं से वो अपनी जरूरतों को पूरा करे, मीन्स बाहर से कोई भी चीजें वो ना मंगवाए। तो इस संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का जब प्रसार हुआ तो ऐसे देश मार में आ गए जो देश दूसरे देशों में निर्यात करके ही अपने देश की इनकम को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। या सारी चीजों को ये नहीं था कि कोई भी देश, ये तो है नहीं कि हर वस्तु को अपने देश में अपनी जो है जरूरतों को पूरा कर ले, लेकिन फिर भी एक संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना उनके दिमाग में आ गई कि हम अब अपने ही देश से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो इस तरह से उन देशों के साथ काफी बुरा हुआ, उन देशों का व्यापार की स्थिति में काफी गिरावट आई जो दूसरे देशों में निर्यात करके ही अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। तो इससे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था उसको काफी धक्का लगा, उन देशों के व्यापार पे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो बहुत ही ज्यादा निर्यात करते थे। विश्व व्यापार एक तरह से ठप हो गया या मंद हो गया। अधिशेष उत्पादन, यहाँ पे अधिशेष मीन्स ज्यादा उत्पादन की स्थिति हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने जैसे देखा कि विभिन्न कारखानों में माल उसी दर से बन रहा था जिस दर से महायुद्ध के समय पे बन रहा था। तो धीरे धीरे करके अधिक जरूरत से ज्यादा सामान का जो है उत्पादन हो गया। जो उत्पादन हो गया है तो वो पड़ा सड़ने लगा, क्रय शक्ति कम हो गई थी। क्रय शक्ति कम होने से अब धीरे धीरे जो पहले उत्पादन सड़ रहा है, तो क्यों कारखाने का मालिक, क्यों कोई भी अर्थव्यवस्था का कोई भी पूंजीपति, उसका जो मालिक है वो क्यों श्रमिकों को खामखा वेतन देगा और उत्पादन करेगा। तो वो उत्पादन वहां पे उसको बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। उन वस्तुओं के मूल्य कम हो गए, श्रमिकों की छंटनी हो गई, कम श्रमिकों को काम पे रखा गया, उनको भी कम पे दी गई। कृषकों की जो मुख्यतः कृषि पे आधारित देश थे उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई। तो इस प्रकार से जरूरत से ज्यादा उत्पादन ने भी मंदी की स्थिति को जन्म दिया। स्वर्ण भंडार की हम बात करें, स्वर्ण भंडार पहले क्या था, प्रत्येक देश में स्वर्ण की खानें थी, किसी देश में ज्यादा किसी में कम, कोई निर्यात कर लेता कोई आयात कर लेता, तो इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पे इंग्लैंड ने भारी मात्रा में अमेरिका से ऋण लिया। इंग्लैंड ने ही नहीं अभी तो और बहुत सारे यूरोपीय देशों ने अमेरिका से ऋण लिया। अमेरिका ने लगभग 5,000 करोड़ का ऋण युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के रूप में यूरोप के विभिन्न देशों को दिया। यूरोप के विभिन्न देशों को दिया जाने वाला ये ऋण जो 5,000 करोड़ के रूप में दिया गया था, 5,000 करोड़ के रूप में अब वो यूरोपीय देश कैसे चुकाएंगे, वो बात अब जो है वो स्थिति पैदा हो गई। तो अब उनके पास युद्ध खत्म होने के बाद देने के लिए था नहीं। तो ऐसा ही फ्रांस के साथ भी हुआ। फ्रांस ने भी बहुत सारे देशों को ऋण दिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। तो अमेरिका और फ्रांस दो ऐसे देश थे जिनके कर्जदार विश्व के अन्य देश हो गए। तो अब क्या हुआ कि उनके पास इतने ज्यादा उत्पादन के साधन नहीं थे कि उत्पादन के साधनों के थ्रू वो इतना ऋण वापस लौटा सके। तो उन्होंने अपनी सोने की खानों से, सोने के द्वारा अपने ऋण को, अपने आप को उस ऋण से मुक्त करने की सोची। तो उसमें उन देशों ने बहुत ही ज्यादा सोना दे करके अमेरिका से अपने आप को ऋण मुक्त करने की सोची। तो ऋण
मुक्त करने की ये स्थिति ने सोने के जो भंडार थे जो विभिन्न देशों के पास थे वो अब कहाँ चले गए, कहाँ विस्थापित हो गए, अमेरिका के पास ज्यादा मात्रा में और कुछ हद तक फ्रांस के पास। तो विश्व का 60% जो सोना था, स्वर्ण भंडार थे, वो अमेरिका और फ्रांस के पास थे। तो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि विश्व इतना बड़ा विश्व है जिसमें 7 महाद्वीप हैं, प्रत्येक महाद्वीप में कितने सारे देश हैं। तो अब जो है अकेले 2 ही देश, यूरोप का फ्रांस और ये जो है अमेरिका, तो फ्रांस और अमेरिका 2 ही देश 60% सोने के मालिक थे और बाकी 40% सोने पे विश्व के अन्य देशों का हक था। तो ये एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई जिसमें 2 देशों के पास 60% सोना था और अन्य देशों के पास बहुत कम। तो इस असंतुलन की स्थिति ने भी मंदी की स्थिति को, आर्थिक महामंदी की स्थिति को जन्म दिया। उपभोग की कमी, उपभोग की कमी भी एक कारण रहा मंदी का, क्योंकि धीरे धीरे करके जब हमने देखा कि वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है लेकिन जो श्रमिक है उनकी आय कम हो गई है, उनको काम से निकाल दिया गया है, उनकी छटनी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यहाँ पे कहाँ से वो जो है अपनी क्रय शक्ति पहले जैसी रख पाएगी। क्रय शक्ति में तो कमी आ ही गई थी युद्ध सामग्री के लिए या उस समय की चीजों के लिए जो युद्ध में युद्धरत रहते हुए उनको चाहिए थी। तो अब जो आम रोजमर्रा की चीजें थी उसमें भी उपभोग में एक कमी देखी गई, क्योंकि श्रमिकों की आय जब कम हो गई थी या उनकी बेरोजगारी जब बढ़ रही थी, कृषकों की आय कम हो गई थी, तो बचत और उपभोग के बीच का जो गैप था जो वो और ज्यादा गहरा हो गया और उसने भी आर्थिक मंदी की स्थिति को जन्म दिया। आर्थिक असमानता, यहाँ पे हम आर्थिक असमानता की स्थिति को देख सकते हैं, क्योंकि पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय पे यूरोप के विभिन्न कृषि प्रधान देशों में कृषकों की आय एकदम से बढ़ी थी, कारखानों में बहुत ज्यादा उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा था, तो उनकी भी जो है काफी हद तक पे बढ़ी थी, उनको भी लाभांश में काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक आर्थिक असमानता का दौर शुरू हो गया विभिन्न देश के विश्व के विभिन्न देशों के बीच में, जिसमें उपभोग में कमी आई, क्रय शक्ति में कमी आई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो इससे एक आर्थिक असमानता का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जो अमेरिका जैसा देश जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो वो अपने देश में कम मजदूरी देकर मजदूरों को मजदूरी पे रखने लगा और बेरोजगारी बेशक बढ़ी, लेकिन उसने अपने संसाधनों में वृद्धि कर ली, विभिन्न देशों को उसने ऋण दिया, तो दूसरे बहुत सारे देशों को जो है उसने अपना ऋणी बना लिया और धीरे धीरे करके वो उसके जो है ऋण पे ही निर्भर जीवन जीने लगे। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका के पूंजीपतियों के पास बहुत सारा धन संग्रह हो गया। अब आने वाले समय में एक आर्थिक असमानता का दौर उससे शुरू हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1929 तक $50,000 प्रति वर्ष आय वाले से बढ़ करके उनकी स्थिति 250% प्रति वर्ष जो है हो गई। तो एक आर्थिक असमानता का दौर इससे शुरू हो गया। यंत्रों का अधिक प्रयोग, यंत्रीकरण की स्थिति औद्योगिकरण ने पैदा की थी, क्योंकि उद्योगों के कारण अधिक से अधिक यंत्रों को बनाया गया था और यंत्रीकरण ने उसको जन्म दिया था, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग हुआ था युद्ध के समय ही। लेकिन बाद में क्या हुआ, औद्योगिकरण के बाद मशीनों की संख्या तो वैसी ही रही, लेकिन मजदूरों की संख्या में उसने कमी कर दी, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई। यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियां यहाँ साबित हो गई, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय देश जो कृषि प्रधान व्यवस्था पे आधारित थे, कृषि के द्वारा ही अपनी व्यवस्था को मजबूती देते थे, तो उनमें जब कृषकों की आय में कमी आई तो कृषकों के पास धन की कमी हुई और उनके उत्पादन को सस्ती दरों पर खरीदा जाने लगा। उधर जो है श्रमिकों की संख्या में कमी आई, जो कारखानों के जो मालिक थे या उत्पादनकर्ता थे, उत्पादनकर्ता ने श्रमिकों की संख्या कम कर दी, छंटनी हुई श्रमिकों की और उस छंटनी ने भी कम पे में जो है श्रमिकों को रखा।
तो इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियां साबित हो गई यूरोपीय समाज की, कि जिसमें उन्होंने एक नारा बुलंद किया कि आयात कम कर दिए जाएं और जो है अपने ही देश की वस्तुओं को उत्पादित करके अपने ही देश में यूज किया जाए। तो ये नारा जब उन्होंने बुलंद किया तो ये पता चल गया विभिन्न देशों को कि अब ये विश्व व्यापार में टिकने वाले नहीं हैं। विश्व व्यापार में इनकी स्थिति का उस समय सभी देशों का आभास हो गया। सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में वृद्धि, जैसे ही प्रथम महायुद्ध खत्म हुआ तो एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई जिसमें सट्टेबाजी की प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से अमेरिका में शुरू हुई थी। अमेरिका में जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उन्होंने अपने पैसे को, अपनी पूंजी को सट्टा बाजार में लगाना शुरू कर दिया। सट्टा बाजार में लगाते लगाते धीरे धीरे उनको लाभ होने लगा और ये सट्टे बाजार से उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। तो लगभग 10 साल बीत गए। 1919 से 5-7 साल बीत गए। 1925 तक का समय हो गया जिसमें उनको लाभांश में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अब 1925 से अक्टूबर 1929 के बीच न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की संख्या, जो शेयर मार्केट थी, सट्टा लगा करके जो शेयर वो खरीदते थे, 44 करोड़ से बढ़ करके 100 करोड़ हो गई। तो इस तरह से इस बारे में वो सोचने लगे थे कि अब उनकी जो समृद्धि है उसको अब कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। वो एक स्थायी समृद्धि उसको मान रहे थे। लेकिन 1929 में हुआ यूं कि अमेरिका में जो है ये जो सट्टा वो लगा रहे थे उसमें भारी कमी आ गई और इस सट्टे में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा था। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे यूरोप के जिन देशों को वो ऋण देते थे उनको धीरे धीरे करके ऋण देना बंद कर दिया। 1929 तक ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने अपना सारा धन अपने ही देश में शेयर बाजार में लगा दिया ज्यादा लाभ कमाने के लिए। विभिन्न वो देश जो है आश्रयहीन हो गए जो उनके ऋण से अपनी जो है जरूरतों को पूरा कर रहे थे, अपना काम चला रहे थे, वो आश्रयहीन हो गए। वो स्थिति ने मंदी को जो है दौर को शुरू किया। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने जब शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रखा था तो उनका पैसा डूब गया, उनके शेयरों में भारी गिरावट आई। यहाँ पे जैसे कि एक शेयर की जो कीमत थी वो $364 से घट करके कितना हो गया, $1 की कीमत, एक शेयर की कीमत $364 है मान लिया, तो वो कितना रह गई, $62 ही रह गई। तो इतने एक डॉलर के साथ उनको इतना हुआ, तो उन्होंने तो लाखों डॉलर एक एक बंदे ने खरीद रखे थे। तो इसने एक आर्थिक मंदी की स्थिति को पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार माना गया है इस कारण को, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में वृद्धि। तो ये जो कारण रहे थे आर्थिक मंदी के, जिससे 1929 में विश्व में एक मंदी का दौर शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के कारण से और बाद में सारे के सारे कारण उससे जुड़ते गए। चाहे हम व्यापार चक्र की बात करें, चाहे हम आर्थिक असमानता की बात करें, उपभोग में कमी की बात करें, या फिर यूरोपीय राष्ट्रों की कमजोरी की बात करें, आर्थिक असमानता की बात करें, फिर तो हम किसी भी कारण को जोड़ें और एट लीस्ट जो मुख्य कारण या फिर तात्कालिक कारण रहा था वो था सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में अधिकाधिक वृद्धि, जिसने जो है एकदम से आर्थिक मंदी को ला दिया था। तो इस प्रकार से विश्व की आर्थिक मंदी के लिए जो है विभिन्न कारण जिम्मेदार थे, जिसमें प्रथम महायुद्ध से शुरू होकर के अमेरिका के सट्टेबाजों ने सट्टे बाजारी को न्योता दिया और सट्टेबाजी की उनकी प्रवृत्ति का बढ़ना ही मंदी का मुख्य कारण बना था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों के ऊपर आर्थिक मंदी ने क्या प्रभाव डाले। आज आप इसको पढ़ के देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।